आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दूसरे चुनावी रण की। यानी कि एक चुनाव बीत चुका है, यूपी में 7 चरणों में चुनाव है और अब दूसरे चुनाव की बारी है। बीते गुरुवार से ही उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बच चुका है। विधानसभा चुनाव का पहला चरण 60.17% वोटिंग के साथ पूरा हुआ। इसके बाद अब सभी की निगाहें दूसरे चरण की सीटों की ओर टिकी हुई हैं, जहां पार्टियों की परीक्षा पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड इलाके की मुस्लिम बेल्ट वाली सीटों पर है। इस चरण में कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 40 से 50% है। बीते चुनाव यानी कि साल 2017 की बात करें तो उस चुनाव में इन 55 सीटों पर बीजेपी के हिस्से में 38, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला था। इस बार का चुनाव दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस एकदम नजर नहीं आ रही थी यूपी में, तब उसे 2 सीटें मिल गई थी। लेकिन इस बार जब बसपा कहीं गायब थी और बसपा भी अब वापस आ गई है, जब उनको पिछले चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी बसपा को, और इस बार जब मायावती खुद जनसभा और रैली करती हुई नजर आई हैं, तो क्या बसपा के खाते में कुछ सीटें जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी? ऐसा माना जा रहा है कि सपा और भाजपा इन दो के बीच में कांटे की टक्कर है। और इन दो के बीच कांटे की टक्कर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से मायावती कहीं दूर रही है राजनीति से काफी लंबे समय तक, तो ऐसा माना जा रहा है कि दलित और पिछड़ों के जो वोट बैंक है वो जो है बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। तो वहीं मुस्लिम और किसान, इन दो के जो वोट बैंक है वो सपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सपा के साथ जयंत चौधरी भी हैं। बढ़ चढ़कर कई ऐसे मामले थे, किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तो बसपा ने अपना काफी समर्थन भी दिया था। और बाकी कांग्रेस और बसपा की बात करी जाए तो वो इतना सक्रिय भी नजर नहीं आए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी कुछ नजर तो आई थी सक्रिय, यूपी की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय नजर भी आई। लेकिन जिस तरह से भाजपा और सपा सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और आज इसी चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से शबनम पांडे जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता सपा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और साथ ही भूपेंद्र तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, और सपा से प्रदीप चौधरी जी जुड़े हुए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे चुनाव को लेकर, यानी कि जो बीजेपी में दूसरे चरण का चुनाव है ये काफी अहम है। और जिस तरह से पिछले चुनाव की बात करें, योगी मोदी लहर देखने को मिली थी, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो शबनम जी, क्या इस बार भी मोदी के चेहरे पर इस बार का चुनाव होना है? जिस तरह से ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां देखने को मिली है, सारे स्टार प्रचारक उतारे गए, पीएम ने भी वर्चुअल माध्यम से और नॉन वर्चुअल माध्यम से जनता के बीच जुड़े कई प्रचार प्रसार किए, तो क्या बीजेपी क्या पीएम को लेकर ही चल रही है? क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात कि किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती समझती है। हालांकि हमने इस 5 सालों में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा एकदम बदल दी। जो उत्तर प्रदेश हमें विरासत में इस तरीके का मिला था कि हर जगह भ्रष्टाचार, घोटाला, माफियागिरी, दंगा का प्रकोप, तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली थी कि जनता त्रस्त थी गुंडा राज से, और जनता ने हमें चुना और हमने माफिया राज से मुक्त किया उत्तर प्रदेश को, दंगा से मुक्त किया, भ्रष्टाचार घोटाला करीब करीब खत्म किया। महिलाओं को सुरक्षा और महिलाओं के अधिकार के प्रति हम बहुत सचेत रहे और लगातार उनके अधिकारों को के प्रति उन्हें जागरूक करके अधिकारों को दिया हमने। अगर युवाओं को देखा जाए तो तमाम युवाओं को एमएसएमई, ओडीओपी और तमाम ऐसी जगहों पे सरकारी नौकरियों में नौकरी दी हमने। जो नौकरियां 17% बेरोजगारी हुआ करती थी, हमने उसे लाकर 4% बेरोजगारी तक लाया है, और आगे हम और भी अच्छा काम करेंगे। किसानों का देखा जाए तो जिन किसानों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला करता था, हमेशा कहते थे कि हम ऋण जो उनका है उसका हम भुगतान करेंगे। इस तरह करके किसानों को बरगलाया जाता था चुनाव के दौरान, और फिर उसका ऋण का भुगतान नहीं होता था। पर हमने गन्ना किसानों को सपा और बसपा का अगर कुल जोड़ लिया जाए भुगतान का, उससे अधिक भुगतान 1 करोड़ 25 लाख के करीबन हमने दिया था।
और साथ साथ किसान सम्मान योजना पे 6,000 रुपए लगातार हम देते रहे हैं। जी कहीं ना कहीं हमने किसान हो, वृद्ध या विकलांग हो, उनके पेंशन को बढ़ाया है। तमाम ऐसे मुद्दों को देखा है जिस आशा और आकांक्षाओं से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें सत्ता पे बैठाया था, हम उनके आशा और आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं। हमने अपनी तिजोरी नहीं बदली, पर हर तरह के जन कल्याणकारी जी, योजनाओं यानी से पीएम के जनता की चेहरे नहीं, तिजोरी काम को के ऊपर भरने भी का ध्यान काम दिया गया किया। है। जी, सपा से भी हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी जुड़े मोदी हुए जी हैं। का चेहरा आज जी भी चलेगा, लेकिन उसके साथ किए गए विकास कार्य भी डबल इंजन सरकार के उसके साथ चलेगा। जी प्रदीप जी, अभी शबनम जी ने भी कहा कि पहले की सरकार में जो दंगे होते थे उसको कम किया गया है। आज सीएम योगी ने भी फर्रुखाबाद में ये बोला कि पहले बम गिराए जाते थे और अब बम बम भोले के नारे लगते हैं, अब कांवड़ यात्रा निकलती है, पहले अपराध होता था और अब जो है यात्राएं निकलती है। क्या कहेंगे इस पे? सपा सरकार पे सीधे तौर पे निशाना साधा है। शिखा जी, बस यही अंतर है समाजवादी और भाजपा में। भाजपा का कोई भी नेता, इनको 2017 में प्रदेश की जनता ने भरपूर मैंडेट दिया। जी इनको चुनाव में 5 वर्ष के काम और रिपोर्ट कार्ड पे लड़ना चाहिए। जी 5 वर्ष में जिन मुद्दों पे आए उनको कितना पूरा किया, किस पे खड़े उतरे, उस बात पर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदेश और देश में इनकी सरकार है और आज भी लोगों को दंगे का और बम का डर दिखा रहे हैं। ये इनकी हार की हताशा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार चला रहे थे 5 वर्ष, जब आपके बम गिरा देगा, दंगा कर देगा। अब प्रदेश, आप केंद्र में सरकार चला रहे, आपका गृह मंत्री कह रहा है भाजपा हार गई तो पलायन हो जाएगा। ये कौन सी बात है? आप सरकार में बैठे हो और आज इनको हार की हताशा, आज इनके गन्ना मंत्री ने, इनके गवर्नर जी थानाबंद सीट पे सुरेश राणा जी, जो गन्ना मंत्री है प्रदेश के, कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, उन्होंने दबंगई का आरोप लगाया, चुनाव आयोग को चिट्ठी दी है कि 350 बूथों पर दोबारा पोलिंग कराया। ये इनकी हार है, हताशा है, क्योंकि प्रदेश में ना कोई बम की बात सुनना चाहता है, ना जिन्ना सुनना चाहता है। अगर प्रदेश की जनता सुनना चाहती है तो गन्ना और किसान सुनना चाहती है। और आज उसी गन्ना किसान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चला, जिसमें 700 किसान शहीद हुए, उनके परिवारों ने, सभी जाति और धर्म के लोगों ने भाईचारा बना करके किसान के रूप में मतदान किया है। और 58 सीटों पर जो शिकारी मतदान हुआ है, वह भाजपा की हाथ है। और कल के चरण में जो चुनाव 9 जिलों की 55 सीटें पर होने जा रहा है, वह भाजपा अपनी जमानत नहीं बचा पा रही है। इसलिए जो इनके नेताओं की भाषा है वो दंगाइयों जैसी भाषा हो गई है, लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। उन लोगों का चुनाव में जो भाषण दिया जाता है, विकास पे बात की जाती है, रोजगार पे बात की जाता है। किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई, 2022 में करनी थी प्रधानमंत्री जी को, डीजल 100 रुपए लीटर हो गया। इनके मंत्री के बेटे थार से किसानों को कुचल के मार देते हैं। ये चुनाव वोट की चोटते, उन सारी बातों का बदला लेने का चुनाव है। अब ये कुछ भी बके, इनके प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, गृह मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को शिकायत हटाने का मन बना लिया है। आने वाली 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी और इसकी शुरुआत पश्चिम से हो गई है। जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि अलीगढ़ से इतना मजबूत ताला बनवाया है, पश्चिम का जो देश की राजधानी का गेट है, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता के द्वार खोलता है, हमें ताला बंद करने का काम किया है किसानों ने, नौजवानों ने। जी भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। हमने सपा और भाजपा दोनों का ही पक्ष सुन लिया है। भूपेंद्र जी, जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर भाजपा और सपा आमने सामने है और कहीं दूरी बनाई हुई है बसपा, और कांग्रेस भी इतनी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आई है, तो क्या लगता है भाजपा और सपा के बीच में जो ये टक्कर है, कांग्रेस और बसपा कहां नजर आ रही है इस बार के चुनाव में? देखिए, थोड़ा सा समीकरण जो है आपकी के चुनाव में बदला हुआ है। अगर 2017 का चुनाव देखें तो उस समय राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस का जनाधार यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक वोटर बैंक है, वोट बेस है, और वो पश्चिमी यूपी तक सिमटा हुआ है, जो जिसको हम जाटलैंड कहते हैं। तो थोड़ा सा समीकरण अब की बार चूंकि सपा के साथ है, और सपा के साथ एक फायदा ये है कि पिछली बार इन्हीं के अगेंस्ट में शिवपाल जी अलग हुए थे और उन्होंने एक अलग ढंग से चुनाव लड़ा था। लेकिन अब की बार उनकी लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि शिवपाल जी भी लड़ रहे हैं, तो वो सपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो एक वो चुनौती खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल वापस
सपा के साथ गठबंधन कर चुका है, तो सपा का अपना वोट बैंक है, राष्ट्रीय लोकदल का अपना वोट बैंक है, दोनों एक साथ आ चुके हैं जी। दूसरी चीज ये है कि जो भाजपा के लिए अब की बार थोड़ा सा निगेटिव एक चीज और जाने वाला उधर वेस्टर्न यूपी में जा रहा है, वो है कि किसानों का थोड़ा सा आंदोलन की वजह से अभी भी जो रूठना है, उनका जो गुस्सा है, वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। बिल्कुल। और खास करके अगर मथुरा का क्षेत्र देखें तो श्रीकांत जी को बिजली की समस्याओं को लेकर के जो उनका ट्विटर हैंडल था, जिस पे रिस्पॉन्ड वो करते जरूर थे, लेकिन होता क्या था कि आज शिकायत दर्ज करो और इसके बाद कल ही उसका शिकायत अटेंड किए बिना एक शिकायत रिजॉल्व होने का मैसेज आ जाया करता था जी। तो उसको लेकर के एक गुस्सा अभी भी किसानों के मन में है कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति उधर नहीं हो पा रही थी। एमएसपी का मुद्दा अभी भी बरकरार है। तो थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी में एक तो समीकरण, अच्छा कांग्रेस अब का आधार बिल्कुल आपकी नहीं है, बसपा ने जैसे सरेंडर सा कर दिया है। बसपा अभी मायावती अब मैदान में उतरी है, पिछले एक साल से सब लोग चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन मायावती जी अभी आई हैं। मायावती जी के साथ एक दिक्कत यह है कि उनका जो पुराना कैडर है, जो उनके साथ पुराने बड़े नेता हैं, वो छोड़ करके सपा में आ चुके हैं। तो वो भी जो एक वोट बैंक होता है, बसपा सोच रही है कि हमारा परंपरागत वोट बैंक है जी, वो किसी के साथ नहीं जाने वाला है। लेकिन नहीं, वास्तव में जिस तरह से हमारे यहाँ यूपी में जातिवादी राजनीति हो रही है, तो उस जातिवादी राजनीति का थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है। तो इस बनते बिगड़ते समीकरण में जो लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, जो समीकरण बना है, वो भाजपा के लिए एक वेस्टर्न यूपी में वास्तव में एक चुनौती तो है ही है। अब की बार का सफर 2017 जैसा आसान नहीं होने जा रहा है जी। शबनम जी, ये कहा गया है अखिलेश यादव द्वारा कि अगर बीजेपी फिर से आती है तो 200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा, यानी कि जो महंगाई का मुद्दा है, कई मुद्दे इस बार देखने को मिल रहे हैं इस चुनाव में, तो महंगाई के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने ये बात कही है। तो महंगाई आसमान छू रही है, क्या कहेंगी इस पे? लगातार बीजेपी को घेरा जाता है विपक्ष द्वारा। देखिए, विपक्ष निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति कर रही है। नकारात्मक राजनीति करते हुए तमाम ऐसे मुद्दों पे घेर रही है जिसका कि जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगर महंगाई की भी देखी जाए, निश्चित तौर पे कोरोना काल में पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, लेकिन कभी भारत में डबल डिजिट पे महंगाई दर नहीं आई है, जो कि यूपीए सरकार के समय हुआ करती थी। और यूपीए सरकार में ये जितने विपक्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, वो यूपीए सरकार के अंग हुआ करते थे। जब ये अपनी तिजोरी भरते थे, अपने परिवार की तिजोरी भरते थे, इन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं था। अगर 200 लीटर ये पेट्रोल की बात करते हैं, तो उससे बड़ी बात जनता कहती है। जनता धरातल पर कह रही है कि अगर भाजपा को छोड़ के किसी के आने का हुआ तो उत्तर प्रदेश दंगा का प्रदेश बन जाएगा और हम कश्मीर जैसे हो जाएंगे कि रोज पलायन करना पड़ेगा, जैसे कैराना में पलायन हो रहा था। तो जनता बेहतर जानती है कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, माफियाओं को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए, और हम ऐसा बयान नहीं देते जैसे नेताजी कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये तो रेप की राजधानी बनाकर इन्होंने रख दिया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ को। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हर जिले में कत्ल होता था, रेप होता था, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या सपा की सरकार हो, और ये कहते हमने अलीगढ़ में ताला लगा दिया। अरे चाबी तो आपसे पहले ही छिटक गई थी, और जब चाबी ढूंढ के भी लाए तो एक सीट पर चाबी को छोड़ दिया आपने। तो उनके समर्थक जिस तरीके से कोई बसपा में जा रहा है, कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है शिवपाल यादव जी के, तो उसका डेंट आपको लगेगा। आज अमेठी में ही सपा के कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उन्हें पता है गुंडा राज जनता पसंद नहीं करती थी, और उस गुंडा राज से मुक्ति जो 5 साल मिला, अब जनता को इस तरीके के राज की जरूरत है जहाँ संस्कृति को सजोने का काम किया जाए, विकास का काम निष्पक्षता से किया जाए। ऐसे राज की जरूरत थी जनता को, और वो राज भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और कहीं ना कहीं इन्हें मालूम है कि हम किसान के कंधे पे चढ़ के आरएलडी के साथ शायद कोई वोट बटोर ले, पर किसान ये जानता है कि जिस तरीके से आजम खान साहब ने तमाम किसानों की जमीन कब्जा कर ली, और लेकिन जब शिकायत जाता था अखिलेश यादव जी के समय, तो उस समय वो कहते थे रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो किसानों की बात सुनना नहीं चाहते थे। अभी उन्नाव में एक बेटी का रेप हुआ, उनकी गाड़ी के सामने
माँ उसकी आई शिकायत करने की, आप ही के राज्य मंत्री के बेटे ने किया, पर उस शिकायत को सुना नहीं और उस पर एक आवाज नहीं आई, क्योंकि ये रेप करने वालों को भी देखते हैं कि कितना इन्हें लाभ होगा, कितना इन्हें नुकसान होगा। तो ऐसे नेताओं और ऐसी पार्टी से जनता अपना अपना हाथ खींच चुकी है। 2017 में देखिए या 2019 में देखिए, 2014 में देखिए, ये लगातार तरह तरह के गठबंधन करके रूप बदल कर आते थे बहरूपिये के रूप में कि इस बार हम सारा वोट बटोर लेंगे। पर जनता को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए और रोजगार चाहिए। उसके लिए एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है। 15 करोड़ लोगों को हमने खाद्यान्न दिया इस दौरान कोरोना काल में। प्रदीप जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो माफिया को टिकट देने को, जनता का खाद्यान्न पहले कहाँ जाता था इसका हिसाब दे। ये उसके लिए भी माफिया बनाया हुआ था। तमाम माफिया इनके समय में राज किया करते थे। जी बिल्कुल शबनम जी। प्रदीप जी से मैं जानना चाहूंगी, प्रदीप जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और विपक्ष लगातार इस बात को कहता भी आया है और भाजपा के द्वारा भी इस बात को कहा गया, भी मायावती ने भी कहा था कि सरकार के ऊपर भरोसा किया था जनता ने, तभी जो है बसपा की सरकार हटा के सपा की सरकार लाई गई थी, लेकिन सपा ने भी अच्छा काम नहीं किया। मायावती ने ये बयान दिया, फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी मौका दिया गया, लेकिन दोनों सरकारों ने काम नहीं किया। ये मायावती का बयान सामने आया था। अभी शबनम जी भी कह रही है कि कई गुंडों माफियाओं को टिकट दिया जाता है। भाजपा लगातार इस चीज को लेकर घेरती रहती है सपा को, क्या कहेंगे? इस बार जो आपने छटनी करी है, जो दागी लोगों को हटा दिया है, उनके टिकट काट दिए, तो क्या यही एक वजह है जो भाजपा हमेशा निशाने पे लेती है, इसी वजह से टिकट काटे गए कई लोगों के? टिकट आज भी माफियाओं को ही दिया है। जी मैं बोल रहा हूँ ना, शबनम जी बोल रहा हूँ, आपको मैंने प्यार से सुना तो जवाब भी ले लीजिए। जी शेखा जी, आपके अखबारों ने छापा, अमर उजाला ने फर्स्ट पेज पर छापा कि सर्वाधिक दागी और धनकुबेर भारतीय जनता पार्टी में। जी 25,000 का इनाम भी इनका लगातार चुनाव में प्रचार कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इन्हीं की सरकार द्वारा 25,000 का इनाम घोषित है। इन्हीं की सरकार में आईपीएस फरार चल रहा है, पुलिस को नहीं पकड़ पा रही है। पाटीदार आज भी फरार है। महिलाओं की बात करो तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2017 से 2022 के बीच में 27% अपराध महिलाओं के बढ़े हैं। जी एनसीआरबी का डाटा कहता है, मैं आपको भेज दूंगा। जी लूट डकैती हत्याएं बढ़ी हैं। और इनकी सरकार में उन्नाव में रात के 12 बजे एक दलित की बेटी को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। जी ऐसा घिनौना अपराध कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। और डीएम को और प्रशासन और मुलजिमों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से हैंडल हो रहे थे। उन्नाव में जो बेटी मरी, इनके विधायक ने उसके परिवार को मरवा दिया। सीतापुर में एक बेटी को जिंदा जला दिया। और रही बात पलायन की, इन्हीं की कैराना से प्रत्याशी है हुकमचंद जी की बेटी, जो इस बार विधायक का चुनाव लड़ी है। उन्होंने मीडिया में आके कहा अमित शाह जी के बाद में कि हमारे यहाँ कैराना पलायन जैसा कोई मुद्दा नहीं है, लोग रोटी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। जी तो भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दों की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सुंदर भाई से भाईचारा तोड़ करती है। आज वही भाईचारा, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव दोनों एक हो गए, यही इनके पेट में दर्द है। और पश्चिम की 58 सीटों में पूरी तरह हारने जा रहे हैं। इसकी वानगी इनके सुरेश गन्ना मंत्री ने पोलिंग बूथों की उन्हें मतदान कराने के लिए कल रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी दी है। जी ये हताशा बताती है कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और अब अपनी बौखलाहट, अनर्गल भाषा इस्तेमाल करके दंगा जिन्ना, ये सारी बातें जो सीएम के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। जी हमारे इनके जो मुख्यमंत्री हैं उन पर 138 मुकदमे हैं। केशव मौर्य पे 80 मुकदमे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी पे एक मुकदमा अगर कोई बता दे, ये अपराधियों की बात करेंगे। जी सर्वाधिक अपराधी भाजपा में है। ये तो महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार चलाते हैं। जी आज किसान एक हुए हैं भाई, दोनों विचारधाराएं मिली हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं वो चाहे अपराध के हो या फिर जो है स्वास्थ्य के हो, सुविधा के हो, सुरक्षा के हो। हमने सपा की सरकार भी देखी है, अब भाजपा की सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का पूरा हो गया है, तो दोनों का कार्यकाल देख लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसके कार्यकाल में सुशासन रहा है, किसके कार्यकाल में कानून व्यवस्था सही रही है? आंकड़े क्या कहते हैं?
देखिए आंकड़ों की तारीफ हम थोड़ा सा और पीछे से लेते थे। महंगाई से जो पांडे जी ने कहा था, शबनम पांडे जी ने जी। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि महंगाई का जो मुद्दा है, ये कोरोना काल ऐसा टाइम रहा है मैम कि जब थोक मूल्य सूचकांक 12% रहा है और खुदरा मूल्य सूचकांक 4.5% के आसपास रहा है जी। ये बहुत उल्टा हुआ है और इसका असर दूरगामी पड़ता है। आपको देख लीजिएगा, ये इसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि बहुत आने वाले समय में खुदरा मूल्य सूचकांक अपने आप बढ़ जाएगा, यानी महंगाई अपने आप बढ़ेगी क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक पहले से ही भारी है, 12% के आसपास है। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। यह डिमांड बहुत साल से चल रही है। केंद्र सरकार ने अब की बार अच्छा किया कि पूंजीगत व्यय को थोड़ा सा बढ़ा करके राजस्व व्यय को कम रखा है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाया है, जो डिमांड बहुत दिन से चल रही थी, जो समय की आवश्यकता थी। अब आते हैं अपराध के आंकड़े पर। देखिए, अपराध के आंकड़े पर अगर पिछली सरकारों को भी देखें तो पिछली सरकारों में भी अपराध के आंकड़े कुछ कम नहीं थे। देखिए, चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, अब नेताओं ने एक ही तय कर लिया है कि सरकार किसी की भी हो जी, विधायक और मंत्री तो हमें ही बनना है। आप थोड़ा सा ले लीजिए, अंबेडकर नगर की सीट को ले लीजिए, सुल्तानपुर की सीट को ले लीजिए, जौनपुर की सीट को ले लीजिए, इलाहाबाद भदोही वाली सीट ले लीजिए। आप इन पर प्रत्याशी देखिए कि कौन है, दागी वाले हैं कि बिना दागी वाले हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल की यही बसपा के बड़े मठाधीश हुआ करते थे, आज सपा के बड़े मठाधीश हो गए हैं जी। तो जी सरकार किसी का हो, मंत्री तो हमें ही बनना है और मंत्री हमें बनना है तो संरक्षण हमें उन्हीं को देना है कि जिन्हें को देना है जी। तो ना तो आंकड़े, जहां तक एनसीआरबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े पिछले 5 साल क्या 10 साल में बिल्कुल फ्लैट हैं, उनमें ना तो कमी आई है ना तो बढ़ी। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसके पहले भी आंकड़े उसी रेट पर हैं, लेकिन बीजेपी परसेंटेज वही है, परसेंटेज वही एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जी। जबकि चुनाव में होना यह चाहिए था कि एनसीआरबी के साथ साथ सीएमआईई का भी थोड़ा सा आंकड़ों की बात की जाती। बेरोजगारी कहां जा रही है जी, रोजगार के अवसर कितने सृजित हुए, बिजली का उत्पादन कितना बढ़ रहा है जी। नए भाई बिजली आप फ्री तो दे देंगे लेकिन बिजली लाएंगे कहां से? केंद्रीय पूल से उधार मांग करके जी। आप सबका कर्ज माफ कर देंगे। आप कह रहे हैं, कांग्रेस की घोषणा पत्र ने कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे। अरे भाई कहां से दे दोगे आप जी? आपका जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ ही नहीं रहा है। जब जीएसटी कलेक्शन नहीं बढ़ेगा तो आप ला करके केंद्र से जा करके मांगोगे कि हमको पैकेज दीजिए, पैकेज मांग करके आप ये फ्रीबीज बांटेंगे। ये आप जो बैंक में कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, किसानों को जो देने की बात कर रहे हैं, वो कहां से आएंगे? स्पेशल पैकेज मांग करके कि अपने संसाधनों को बढ़ा करके। तो संसाधनों को बढ़ाने की भी बात तो कीजिए भाई साहब, किसी ने कोई किसी के घोषणा पत्र में नहीं है। बिल्कुल। वृद्धावस्था पेंशन की बात सब लोग करते हैं, एनपीएस की बात कोई नहीं करता, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कोई नहीं करता जी, जिसके लिए बहुत दिन से आंदोलनरत है कर्मचारी। किसी के घोषणा पत्र में उसकी बात की चर्चा ही नहीं होती है। तो ये एक बड़े मुद्दे हैं जो सबके घोषणा पत्र में वास्तव में इसको स्थान मिलना चाहिए था। बिल्कुल। शबनम जी, जिस तरह से बीजेपी का मैनिफेस्टो सामने आया है उसमें कई घोषणाएं की गई हैं, वो रोजगार को लेकर भी की गई हैं, वो किसानों को लेकर भी की गई हैं, वो कई विकास के मुद्दे को लेकर भी की गई हैं। जब प्रत्याशी जनता के दरवाजे पे जाते हैं और वोट की अपील करते हैं, कई दावे और वादे करते हैं, सरकार की तरफ से भी मैनिफेस्टो में कई दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाती है सरकार हम मानते हैं कि वो फंड देती होगी और कागजी तौर पे कई योजनाएं होंगी, लेकिन जो जमीनी स्तर पे तस्वीरें निकल के आती हैं, वो सड़कों का हाल हो या फिर ड्रेनेज की समस्या हो, कई ऐसी समस्या है जब विधायक गुम हो जाते हैं। तो ऐसे प्रत्याशियों को आखिर क्यों उतारा जाता है जो कि 5 साल जनता का हालचाल ना पूछे? देखिए, इस बात को आप मानने से कहीं भी इनकार नहीं कर सकती कि इस 5 साल के राज में जिस तरीके से जनता योजनाओं से निष्पक्षता के साथ लाभान्वित हुई है, वो अब तक की किसी सरकार में नहीं हुई है। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन हमने कम से कम 1,33,00,000 घरों में दिया है, जो कि आजादी के इतने सालों बाद तक बगैर बिजली के लोग रह रहे थे। गैस कनेक्शन देखिए तो 1,47,00,000 में, गन्ना भुगतान मैंने आपको बताया ही, शौचालय 2,61,00,000 लोगों के घरों तक पहुंचा।
हमने 5-5 एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया, जिसमें एक एक्सप्रेसवे पूरा हो गया और भी एक्सप्रेसवे हो रहा है। 30 मेडिकल कॉलेजेस बनाए हमने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए, और ओडीओपी हर डिस्ट्रिक्ट के, हर जिले के कोई ना कोई उत्पादन का हमने प्रचार किया, जागरूकता की, और उसके साथ तमाम युवाओं को जोड़ा है जिनको की रोजगार मिला है। अगर आप तो सेल्फ इतना हेल्प ग्रुप प्रदर्शन क्यों महिलाओं का देखने को केवल मिला देखिए प्रदेश में, तो शबनम 10 जी? लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जी, 1 करोड़ महिलाओं इस को बार रोजगार के मिला चुनाव है। से पहले सबसे ज्यादा प्रदर्शन और एक साथ कई वर्ग के युवाओं ने प्रदर्शन किया है, वो रोजगार से संबंधित हो, वो स्वास्थ्य क्षेत्र से निश्चित संबंधित तौर हो, पे तो इनकी वजह क्या रही? उत्तर प्रदेश, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, और जिस तरीके की विरासत में उत्तर प्रदेश हमें मिला था, हर तरफ हाहाकार था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 17% बेरोजगारी था और हम उसे 4% पर लाए। निवेश देखिए तो उत्तर प्रदेश में तमाम हुए। आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल कंस्ट्रक्शन से लेके डेटा सेंटर नोएडा में खोला गया, आप देखिए, और डिफेंस कॉरिडोर खोला जा रहा है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। ये सब रोजगार भी देते हैं, सहूलियतों के साथ साथ जनता को रोजगार भी दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक पैसा नेता के तिजोरी में नहीं गया, किसी परिवार के तिजोरी में नहीं गया, तो पैसे गए जनता के तिजोरी में गए। और आज परिवारवाद से हमने जिस तरीके से निजात दिलाया है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ही देखिए कितनी तेजी से बढ़ी है। जी बिल्कुल, तो जी शबनम जी, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। प्रदीप जी, जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगता है, और फ्री वाली जो आप इस बार मैनिफेस्टो में कई चीजें आई है, उसके बाद फ्री वाली राजनीति करने का भी अब आरोप लग रहा है, तो फ्री वाली राजनीति और गठबंधन और साथ ही परिवारवाद, क्या इन 3 चीजों से सपा एक बार फिर सत्ता में लौट पाएगी? शिखा जी, जी बड़ी हंसी आती है भाजपा के लोगों पे। कल्याण सिंह जी गवर्नर, उनके बेटा एमपी, उनका नाती प्रदेश में राज्य मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, उनका बेटा विधायक पंकज जो है विधायक जी, अमित शाह जी गृह मंत्री, उनका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष जी, कलराज मिश्रा गवर्नर, उनका बेटा मंत्री। सुनिए सबनम जी, मैं बोला नहीं हूँ, क्षमता रखिए सबनम जी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, मैं बोलता नहीं हूँ। सबनम जी जैसे सुनना जानता हूँ वैसे बोल नहीं, गलत बात। आप सुनिए पहले, लेते ही गद्दी मिल जाती है। नहीं सबनम जी सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, आप लीडर हैं, सुनना सीखिए। जवाब आपने दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, देने का मौका मैं भी तो सुन रहा था देंगी। आपकी जी गलत शबनम बात। जी, एक एक करके बोलिए। आप सही बोलेंगे तो मैं सुनूंगी, पर गलत बोलेंगे पहले क्यों मैं नहीं सुन रहा हूँ आपकी? आप सार्थक डिबेट होने दीजिए। चिल्लाना मुझे भी आता है, बीच में बोलना मुझे भी आता है। आप जब बात कर रहे हो, मैं शांति से, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, मुझे जवाब देने का अधिकार है। जब आपकी बारी आए आप जवाब दीजिएगा, आप अपनी बारी पर जवाब दीजिएगा, जैसे मैं से इंतजार कर रहा हूँ तब से। नाम बताइए, मैं तो नाम पूछ रही हूँ, देश का वो परिवार का नाम बताइए जिसके सबसे ज्यादा लोग नहीं डिबेट में तो मत बैठा करो। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोला नहीं हूँ। सिखा दिया, ऐसे लोगों को मत बिठाया करिए जो सार्थक डिबेट नहीं जानते हो, भाषा ठीक नहीं हो। प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए, शबनम जी आपको मौका दिया जाएगा, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। आपके बीच में बोला एक भी बात, आपके बीच में बोला मैं नहीं जानता, मैं अपनी बारी पर जवाब दूंगा। प्रदीप जी हमारे पास समय की कमी है, पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दे दीजिए, परिवार का नाम बता दीजिए। हमारे परिवारवाद समाजवादी पार्टी में लागू नहीं था। सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम सांसद है, उनके बेटा एमएलए लड़ रहे हैं। देश के उस परिवार का नाम बता दीजिए। हमारी पार्टी में आ गए, उनकी बीवी शांति में परिवारवाद नहीं था। ऐसे लोगों के साथ शिकायत मत बिठाया करो जो सुनना नहीं जानते हो। आप अपनी बात पूरी करिए, हमारे पास समय की कमी है। तो बीच में जब बीच में टोका टाकी होगी तो कैसे बात पूरी हो जाएगी? अरे मैं टोका टोकी नहीं कर रही, मैं तो शबनम जवाब जी आपको मौका दिया जाएगा, मैं अभी आपके पास लौटूंगी जवाब के लिए। प्रदीप जी को बात मैं जब इंतजार कर रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, बीच में क्यों बोलेंगे? यही कमी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, ये बनते थे अपने आप को।
मैं आप दोनों की बात लौटूंगी। भूपेंद्र जी, जिस तरह से इस बार की राजनीति देखने को मिल रही है, कई मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे। इसी बात का आपको 10 तारीख को जवाब के बाबा को मत भेजने का काम करेगी। प्रदीप जी, आपको रोकना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, कई मुद्दे हैं, जनता को किस चीज को देख के, कौन कौन से मुद्दे को देख के इस बार की मतदान देनी चाहिए, अपने चुनाव का, इस बार के चुनाव में अपने मतदान का किन लोगों को देख के करना चाहिए? क्योंकि हमने सभी सरकारों का कार्यकाल देख लिया है, कई सालों से कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद बसपा का राज भी देखा उत्तर प्रदेश में, कई सालों तक देखा, सपा का भी देखा, भाजपा का भी देख लिया। तो किन मुद्दों को देखते हुए जनता को अपने मत का अधिकार करना चाहिए? प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं भूपेंद्र जी से सवाल कर रही हूँ। ऐसा है कि जो पिछला अगर थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट के बजट को देखें तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जो लक्ष्य रख करके घोषणा की गई थी, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके अगर हम बात करते तो उस समय 14% की ग्रोथ रेट की जरूरत थी। और जिस पांडे जी जिस ग्रोथ रेट की बात कर रही थी, वो ग्रोथ रेट प्रेजेंट में कितना है, कह रही है कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। ग्रोथ रेट की बात कहीं चर्चा में नहीं आई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 2017 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस इन्वेस्टर समिट को लेकर के जितने बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी और जितने उद्योग धंधे लगने की बात हुई थी, उसमें से 10% उद्योग धंधे भी जमीन पर उतरे नहीं है अभी भी, आज की भी डेट में मैडम। और तीसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो 4.5 लाख रोजगार की बात आप लोग करते हो, मैं उसका फिर से विरोध करके कह रहा हूं कि 4.5 लाख की उस रोजगार में 1,70,000 माइनस करिए, क्योंकि वो 1,70,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको बेरोजगार करके उनके स्थान पर नियुक्ति की गई थी, तो उस उतने लोग तो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। तो 1,70,000 वो माइनस कर दीजिए, तब 4.5 लाख की बात करिए। नंबर अब आते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके देखिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा, तब तक आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लीजिए। चाहे वो सपा का घोषणा पत्र है कि हम इतना देंगे, पेंशन स्कीम 18,000 देंगे, तो वो आएगा कहां से पैसा? अगर आप भाजपा के घोषणा पत्र को उठा करके देखिए, जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उसका कोई रोड मैप आप पहले तैयार तो करिए। आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जितनी भी चीजें वृद्धावस्था पेंशन फ्री वीज जितनी देने की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, या आप बजट में जितनी घोषणाएं आपने करी हैं, या बिजली निर्बाध विद्युत आपूर्ति की बात जितना कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल में कितने पावर स्टेशन लगाए, कितने पावर स्टेशन आपने लगा दिए? जो आप सुन तो लीजिए पहले आप। 5 आपने कॉरिडोर की बात करी थी, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शाहगंज तक पहुंचा है, शाहगंज के आगे आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, अभी नहीं बना हुआ है। शाहगंज से लेकर के अभी आजमगढ़ तक पूरा एकदम मिट्टी पट रही है, उसको आप ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिएगा। सुल्तानपुर तक वो शाहगंज तक कंप्लीट हो गया है। भूपेंद्र जी, और एक्सप्रेस वे बाकी 4 जितने हैं उसमें अभी काम चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ, काम चल रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उस पर ध्यान दीजिए, उन घोषणाओं को ध्यान दीजिए जो आने वाले समय में जिनको हम पूरा कर सकते हैं। हाँ, कहां से पूरा करेंगे इस पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। जी भूपेंद्र जी, इस बार जो दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान है, तो इसमें मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 40 से 50% है, और जिस तरह से इस बार गठबंधन हुआ है, गठबंधनों को साथ लेके चल रही है सपा, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि इस बार सपा को काफी फायदा हो सकता है इस गठबंधन से? और साथ ही जिन 9 विधानसभा सीटें हैं, तो इनका समीकरण क्या है? नहीं, इन समीकरणों में ध्यान दीजिए कि इसमें जो बसपा ने कैंडिडेट उतारे हैं, वो उसमें से मुस्लिम कितने कैंडिडेट हैं, और दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को इसमें आप निगलेक्ट करके नहीं चल सकते। साथ साथ में ये वेस्टर्न यूपी की वो सीटें हैं जिस पर दिल्ली का नियर बाई दिल्ली पड़ता है, दिल्ली का प्रभाव है, और दिल्ली से केजरीवाल ने भी यहाँ पर प्रत्याशी सोच समझ करके उतारे हैं। उनमें भी कितने मुस्लिम प्रत्याशी हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो उनके उस फ्रीवीज का प्लस आप बसपा के जो कैंडिडेट हैं, हाँ ये है कि कुछ मुस्लिम कैंडिडेट बसपा से खिसक करके सपा में जरूर आए हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के होने की वजह से थोड़ा सा इनको फायदा जरूर मिलने वाला है। लेकिन लड़ाई बिल्कुल कहें कि केवल 2 ध्रुवों में है कि सपा और भाजपा में होगी। तो यहाँ इन 9 सीटों, पर्टिकुलर इन 9 सीटों की बात कर रहा हूं मैं, ये पर्टिकुलर 9 सीटों की बात करें, इन 9 सीटों पर चाहे वो सहारनपुर हो, खास करके आप कन्नौज, सहारनपुर और ये बेल्ट जितनी फिरोजाबाद का जो बेल्ट है, इस पर ये सपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है। तो इस पे आप त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं।
दो आपस में भाजपा और सपा का केवल मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल और है कि ओवैसी के उतरने से, हमेशा विपक्ष ये सवाल उठाता रहता है कि ओवैसी के उतरने से बीजेपी को फायदा होता है, विपक्ष के वोट कटते हैं, तो क्या इसका असर इस बार देखने को मिलेगा? नहीं, आप बिहार का अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए या पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड देख लीजिए, और जिस तरह से उनके आज भी बयान आए हैं, अभी दोपहर में उनका एक बयान आया है खास करके जो हिजाब को लेकर के और उसको लेकर के जो आजकल एक बवाल चल रहा है कर्नाटका में, उसको लेकर के जो बयान आया है, तो वो ध्रुवीकरण तो कर ही रहा है और उस ध्रुवीकरण का फायदा पक्का है कि मिलने जा रहा है। जी प्रदीप जी, अब जिस तरह से जयंत चौधरी घर लौट रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब एक ही सीट बचेगी हाथरस की, और पहले चरण और दूसरे चरण का प्रचार भी थम गया है, यानी आगे के चुनावों में अखिलेश यादव को खुद ही प्रचार करना होगा। तो क्या आगे के चुनाव में प्रचार करना और जो आगे की डगर है वो आसान रहेगी अखिलेश यादव के लिए? और AIMIM चीफ ओवैसी भी उतर रहे, जिस तरह से विपक्ष निशाना साधता रहता है कि ओवैसी के आने से भाजपा को फायदा होता है, तो क्या लगता है आगे का सफर आसान रहेगा? बिल्कुल आसान है शिखा जी, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानता है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है जी, जैसे बिहार में जो उन्होंने किया। और रही बात जैन जी की, जैन जी पूरे प्रदेश में अखिलेश जी के साथ प्रचार करेंगे, वो नेता हैं और वो किसी ये नहीं है कि एक कुछ सीटों के नेता हैं, वो चौधरी चरण सिंह जी के नाती हैं जी। और चौधरी चरण सिंह जी वो नेता थे, देश के वो प्रधानमंत्री थे कि उनके कलम से उड़ीसा तक मुख्यमंत्री बना करते थे, ऐसा नहीं है। आज दो युवा एक साथ आए हैं और दोनों की इच्छा शक्ति है प्रदेश के विकास करने की, दोनों एक होकर के प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, नौजवान को रोजगार देना चाहते हैं, किसान की आय दोगुनी करना चाहते हैं। रही बात में अभी हमारे भाई साहब ने कहा था, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। 2012 में जब हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश का बजट 2.5 करोड़ था, 2.5 लाख करोड़ था जी। अखिलेश जी ने उस बजट को 4.5 लाख करोड़ रुपए लाने का काम किया, और जब 2017 में सत्ता छोड़ी थी तो 18,000 करोड़ का कर्जा था उत्तर प्रदेश सरकार पे, आज 85,000 रुपए का करोड़ का कर्जा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 वर्ष अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटा, अपना कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था, अपना कोई विजन नहीं था। अब इन्होंने नौकरी देने की बात की, नौकरी नहीं दे पाए, किसान को गन्ना का भुगतान नहीं दे पाए, और नौजवान ने जहां जहां नौकरी मांगी इन्होंने केवल लाठियां देने का काम किया, नौजवानों को रोड पर पटक के लाठियां मारने का काम किया। आज वो जो किसान था, जो किसान खाद के कट्टे के लिए लाइन में लग के लाठियां खा रहा था, जो किसान अपनी सिंचाई के लिए, हमारे जनपद में, मथुरा जनपद में 18,000 बिजली चोरी की FIR ऊर्जा मंत्री ने की। उन सारी बातों को लेकर के पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है और अखिलेश जी 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तय है कि बात, अब ये 9 सीटों पर जो आपने कहा है 9 जिलों में चुनाव होना है, कल 14 तारीख को मैं गिना दूं आपको, मुरादाबाद से लेकर रामपुर, अमरुआ, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, एक तरफा वोट पड़ेगा और 55 में से 55 सीट गठबंधन जीतने का काम करेगा। जी शबनम जी क्या कहेंगी, एक तरफा वोट की बात कर रहे प्रदीप जी? देखिए, मुझे दोनों लोगों की बातों का जवाब देना होगा। बार बार कह रहे थे हमारे पत्रकार महोदय कि कहां से आएगा पैसा। देखिए, हमने आर्थिक मदद दी कोरोना के समय में, शायद दूसरी सरकार होती तो ये काम नहीं कर पाती। हमने खाद्यान्न वितरण किया, दूसरी सरकार होती तो खाद्यान्न सामान्य समय में नहीं दे पाती थी, कोरोना के वक्त क्या करती वो जनता को साफ तौर पे मालूम है। उन्होंने कहा आपने कितने राजनीतिक बात ना करें, आप सीधे बताएं कि पैसा कहाँ से आएगा। स्टेशन तो सपा के समय भी खोला गया, पर पान का वितरण निष्ठा के साथ करना चाहिए, वो नहीं किया। कन्नौज में 24 घंटे और समय अंधेरा, हम देखते थे कि बिजली आएगी, पर आज वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश। शबनम जी, काम तो हर बार गिनाए जाते हैं, लेकिन इस बार नौकरी, गन्ना भुगतान और कर्ज, ये जो मुद्दे हैं इन पे क्या कहेंगे? वितरण बराबर में हो रहा। अब दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं सूखा साथ, ये मायावती जी के साथ किए थे, कह रहे थे ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है, सारे जात पात सब एक साथ आ गए। लेकिन क्या हुआ, जनता ने अपने जात पात छोड़ा और विकास और सुरक्षा को महत्ता देते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ठीक यही चीज आपको इस बार दिखेगा, इन 9 जिलों में जो है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरीके से भाजपा का पिछली बार सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार इनका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जयंत चौधरी जी का इन्होंने किस तरीके से परिचय किया, ये परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। चौधरी चरण सिंह के नाती है, उसका अपना कोई काम नहीं है। तो ऐसे नेताओं को जनता सिरे से खारिज करती है। जनता आज उन नेताओं को जानती है
सवाल आपसे है, जिस तरह से इस बार सबसे ज्यादा फ्री वाली राजनीति देखने को मिल रही है, इससे देश पे क्या असर पड़ेगा और क्या ये सच में जमीनी स्तर पर लागू हो सकती है? देखिए, ये जितनी भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जितने भी लोगों ने फ्री बीज की बात की है, एक भी एक्चुअल में जमीन पर उतरने वाली नहीं है। क्योंकि अगर जब आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करिए, चाहे वो प्रदीप जी ने कहा हो या पांडे जी ने जो हमारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया था, वो दे नहीं पाई कि कब पैसा कहां से आएगा। मैं बता दूं, पिछले 5 साल में नहीं 10 साल में बजट का हर साल बजट 12% के एवरेज से बढ़ा है। अब फ्री में बांटा है खाद्यान्न। आप सुन तो लीजिए पहले, आपको आंकड़े नहीं पता तो सुन लीजिए। 14% के रेट से बढ़ा है, 14% की वृद्धि हुई है बजट में। हर साल बजट में अमूमन इतनी ही वृद्धि हुई थी। एलोकेशन जो बजट का होता है, जीएसटी कलेक्शन में जो कंपनसेशन राज्य को मिलना होता है उतना ही मिलेगा। 15 फाइनेंस कमीशन में जितना एलोकेशन है राज्य को उतना ही मिलना है। उसमें से आपको केवल अपने संसाधन ही बढ़ाने होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए। हमारे पास समय की कमी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी सपा से जुड़े थे और बीजेपी से शबनम पांडे जी जुड़ी थी और साथ ही हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े थे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति चलती रहेगी। इस बार की राजनीति में दिलचस्प चीज ये है कि बीजेपी और सपा कई ऐसे मुद्दों को लेकर चल रही हैं जो जनता को लुभाने वाले भी हैं, वो चाहे विकास के मुद्दे हो, सुरक्षा के, स्वास्थ्य के या फिर शिक्षा के, कानून व्यवस्था के, सभी इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। किसानों के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को भी जमीनी स्तर पर लाने की पूरी कोशिश की गई है ताकि फ्री का लॉलीपॉप दिखा के जनता को लुभाया जा सके। वो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि ये करना कई हद तक संभव नहीं है। हालांकि इसके लिए कोशिश की जा सकती है, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आज की वीकेंड चर्चा में इतना ही। कल नतीजे आएंगे, कल ईवीएम में कैद होगी कई प्रत्याशियों की किस्मत। 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के यूपी चुनाव में जनता ने क्या फैसला लिया है। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।